ये द थ्री ऑर्डर्स का फोर्थ पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को डिफाइन किया था और चेंजेस किए थे, उसमें किस तरह से अफेक्ट किया था। तो पहला पार्ट था हमारा कि इन्वायरमेंट। उसके अंदर किया था कि 5th और 10th सेंचुरी के टाइम पे यूरोप बहुत सारे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक चेंजेस से गुजरा था। तो उसकी वजह से जो क्रॉप ग्रोइंग सीजन्स था और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी, दोनों कम हो चुकी थी। और लेकिन फिर 11th सेंचुरी के बाद, मतलब 11th सेंचुरी के चलते चलते ही यूरोप एक वार्म फेज में एंटर हो चुका था। इसकी वजह से टेम्परेचर में राइज हुआ और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ा। पीजेंट्स के पास एक लॉन्गर ग्रोइंग सीजन्स था और इसकी वजह से सॉइल भी इजीली प्लग की जा सकती थी और इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी एक्सपेंड हुआ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन एग्रीकल्चर में देखने को मिला। सेकेंड पॉइंट है लैंड यूज़। लैंड यूज़ के क्या था कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थी वो तो पीजेंट्स के पास वो बिल्कुल ही, मतलब इनिशियली टाइम पे तो वो प्रिमिटिव थी। तो वो लोग क्या करते थे, वुडन प्लग का यूज़ करते थे, जो कि ऑक्सन्स यानी बैलों की वजह से खींचा जाता था, बैलों की मदद से। तो इसकी वजह से क्या होता था, क्योंकि अब यूरोप उस समय क्या है कि वार्म फेज में आया था, लेकिन वो आया तो कोल्ड फेज से ही था। तो उस समय क्या था कि जो मिट्टी थी उस जगह की वो थोड़ी हार्ड थी, तो वो सिर्फ उसे बेयरली स्क्रैच कर पाती थी। वुडन प्लग उसे इतने अच्छे से खोद नहीं पाती थी और इसकी वजह से फुल फर्टिलिटी यूज़ नहीं हो रही थी सॉइल की। तो फील्ड को बाद में अलग से डगअप करना पड़ता था, हाथ से खोदा जाता था और ये 4 साल में एक बार करना ही पड़ता था, वरना मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। एग्रीकल्चर इसी की वजह से बहुत ज़्यादा लेबर डिमांडिंग हो चुका था। और जो अनप्रोडक्टिव मेथड वो लोग क्रॉप ग्रोइंग में था वो था कि क्रॉप रोटेशन वाला, जिसमें वो दो लैंड के 2 हिस्से रखते थे। 2 हाफ में लैंड डिवाइडेड थी। एक में वो विंटर के, मतलब एक में वो ऑटम के टाइम पे विंटर वीट ग्रो कर देते थे, जो विंटर के टाइम पे वो कट कर देते थे, कंप्लीटली विंटर के टाइम पे ग्रो होती थी विंटर वीट्स। और सेकंड में क्या करते थे, उसे खाई छोड़ देते और फिर उसको वाइस वर्सा यूज करते थे, मतलब उल्टा कर देते थे। नेक्स्ट टाइम पे वो दूसरे पे ग्रो करते थे, या फिर नेक्स्ट टाइम पे वो क्या करेंगे, अदर हाफ पे वो राई को ग्रो कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो खत्म हो रही थी और इसी की वजह से फ्रीक्वेंट फेमाइंस हमें देखने को मिले। क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन आया और इसकी वजह से लोगों की जो, मतलब पुअर पीपल्स की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी थी। लॉर्ड्स ने इस समय देखा कि अब यार हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इनकम में, तो उन्होंने इंक्रीज करने के, मतलब, और उस समय क्या था कि मतलब जो डिफ़िकल्ट था उस समय, जो फेस बहुत डिफ़िकल्ट था, उस समय उन्होंने क्या किया कि अब लैंड से आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीजेंट्स को फोर्स करना शुरू कर दिया। वो मैन्योरियल एस्टेट में उनसे लीगल टाइम से ज़्यादा काम कराने लगे। तो किस तरह के अब हम पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी क्या आई, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के सोशल स्फीयर में चेंजेस आने लगे। 11th सेंचुरी के टाइम पे कई तरह की जो, मतलब सेवरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हैवी आयरन टिप जो प्लग हुआ करती थी वो यूज में आए। मोल्ड बोर्ड्स भी यूज आने लगे, ताकि जो वुडन जो इक्विपमेंट्स थे वो चेंज हो गए, अब उनकी जगह उनको रिप्लेस कर दिया गया। इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी ज़्यादा डीपर खुदती थी और मोल्ड बोर्ड्स की वजह से, जो मोल्ड बोर्ड्स थे उनकी वजह से जो सॉइल थी वो अच्छे से मतलब टिल की जा सकती थी, अच्छे से घुमाया जा सकता था, टर्न अप किया जा सकता था। इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स से सॉइल के वो ऊपर आ जाते थे। जो अब पहले क्या था, शोल्डर हार्नेस यूज़ किया जाता था, तो उसके बाद में नेक हार्नेस, शोल्डर हार्नेस जो आया, उसने नेक हार्नेस जो पहले यूज़ किया जाता था, नेक हार्नेस एनिमल का, उसको शोल्डर हार्नेस पे रिप्लेस कर दिया। इससे क्या हुआ कि एनिमल्स अब ज़्यादा पावर से आयरन मतलब यूज़ कर सकते थे और ज़मीन को खोद सकते थे। बाद में आयरन हॉर्स शू आए, जिसकी वजह से घोड़ों के जो पैर, जो फुट खराब हो जाते हैं वो खराब नहीं हो रहे थे। अब उसकी वजह से थोड़ा चेंजेस आ गया था। अब क्या हुआ था, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी का एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होने लगा था। यूरोप में विंड और जो वाटर पावर्ड जो मिल्स थी वो उस समय इस्टेब्लिश हो चुकी थी और उनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि वो कॉर्न को ग्राइंड करना और ग्रेप्स को प्रेसिंग करना, यानी वाइन्स के लिए और आटा पीसने के लिए, ग्राइंडिंग कॉर्न्स, इस चीज़ों के लिए वो उसका यूज़ करने लगे। 3 फील्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और इसका मतलब जो पहले 2 फील्ड सिस्टम थी उसको रिप्लेस कर दिया था 3 फील्ड सिस्टम ने। इसकी वजह से एक पीजेंट को 3 फील्ड्स में काम करना पड़ता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि वो 2 फील्ड में एक टाइम पे काम किया करते थे। जैसे कि एक ऑटम के टाइम पे एक क्रॉप को ग्रो कर दिया और नेक्स्ट टाइम पे वो स्प्रिंग में एक क्रॉप ग्रो कर देंगे और उसके बाद में हाफ लेट में, मतलब आधा आधा करके ऐसे ग्रो करने लगे तीनों पार्ट्स में। एक में वो मतलब वीट को ग्रो कर सकते थे या फिर राई को ग्रो कर सकते थे ऑटम के टाइम पे एक फील्ड में, और सेकंड फील्ड में वो लोग पी ग्रो करते थे, बीन्स ग्रो करते थे या फिर लेंटिल्स को ग्रो किया जाता था। और स्प्रिंग के टाइम पे वो लोग ओट्स को ग्रो करते थे, बार्ले को ग्रो किया जाता था ताकि घोड़ों को अच्छी फीडिंग हो सके।
जो थर्ड फील्ड थी उसको बाद में कभी कभी छोड़ दिया जाता था, ताकि वो लोग मतलब क्रॉप रोटेशन कर सके, लैंड रोटेशन कर सके, और हर साल तीनों फील्ड्स का। इसकी और जो इम्प्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजिकल, उसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में इन्हेंसमेंट हुआ, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, एक छोटे से एरिया से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगा। पहले क्या होता था, 100 एकड़ मतलब ज़मीन हुआ करती थी, उस पर लोग काम करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, लोगों के पास 20 और 30 एकड़ में ज़मीन बढ़ गई, उसके ऊपर ईजिली काम हो सकता था, उसके वो अब इतनी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं रही, और लोग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपना ज़्यादा समय बिताने लगे। 11वीं सेंचुरी तक अब जो पर्सनल बॉन्ड बेस था फ्यूडलिज्म का, वो वीक होने लगा। लॉर्ड्स ने रेंट जो था वो अब इन सर्विसेज के बदले कैश में मांगना शुरू कर दिया था। पीजेंट्स थे, वो लोग अपनी क्रॉप्स को ट्रेडर्स को बेच देते थे, और जो पैसा मिलता था, और इस तरह का जो मतलब मनी का जो इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, उन्होंने उसकी वजह से प्राइसेस में भी इन्फ्लुएंस आया, और पुअर हार्वेस्ट के टाइम पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो प्राइस हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इसी की वजह से फोर्थ ऑर्डर का इमरजेंस हुआ न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल में। इसमें क्या होता था कि एक न्यू अलग से ही फोर्थ ऑर्डर बाहर निकल के आया। इसको 3 ऑर्डर्स में ऐड तो नहीं किया गया, लेकिन इसका ये था कि इन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया था सोसाइटी को, अच्छे से सोसाइटी के टॉप लेवल्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। न्यू एग्रीकल्चर चेंजेस की वजह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ होने लगी, और इसकी वजह से प्रोग्रेस होने लगी, एरिया बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ट्रेड बढ़ने लगा, टाउन्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। जो पॉपुलेशन थी वो 42 मिलियन थी 1000 में, वो 62 मिलियन हो गई 1200 में, और 73 मिलियन तक पहुंच गई थी वो 1300 AD के टाइम तक। इसका जो मेन रीज़न ये था कि जो मतलब फूड प्रोडक्शन अच्छा हो गया था, फूड की क्वालिटी अच्छी हो गई थी, उसकी वजह से लोगों की लाइफ स्पैन भी बढ़ चुका था, लोग ज़्यादा जीने लगे थे। पहले के मुकाबले अब लोग 10 साल ज़्यादा जी रहे थे, मतलब 13वीं सेंचुरी में ज़्यादा जी रहे थे देन 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड के लिए। अब ये हुआ था कि जो मतलब जो ग्रोथ था पॉपुलेशन का, उसकी वजह से टाउन का डेवलपमेंट होने लगा रोमन एम्पायर में, और जो पीजेंट्स थे उनको एक जगह चाहिए थी जहाँ पे वो अपने सरप्लस को बेच सके, सरप्लस प्रोड्यूस को बेच सके, जहाँ से वो टूल्स खरीद सके या फिर क्लोथ्स खरीद सके। तो इसकी वजह से मार्केट का राइज भी होना शुरू हो गया था। इसकी वजह से ही मतलब मार्केट भी अब कैसे आया कि पहले रेगुलर टाइम पीरियड में एक फेयर्स लगने लगे, स्मॉल स्मॉल टाउनशिप्स बड़ी होने लगी, और इन्हीं टाउनशिप की जो डेवलपमेंट शुरू हुई उसी की वजह से बड़े बड़े टाउन्स में ये चेंजेस हो गए। पहले स्मॉल टाउन्स थे, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो गए, बड़े टाउन्स हो गए। जैसे कि टाउन्स में फीचर्स आने लगे थे, जैसे कि टाउन स्क्वायर हो गया, एक चर्च हो गया, एक स्ट्रीट भी आ गई, मतलब स्ट्रीट्स तो टाउन्स में थी, बनने लगी थी। मर्चेंट्स ने अपनी खुद की शॉप्स बिल्ड करना शुरू कर दिया था, खुद का घर बनाना शुरू कर दिया था, टाउन्स के सेंटर एरिया में ही उनका खुद का एक ऑफिस हुआ करता था, और साथ में उसी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी ऑफिस होने लगा सिटी के, जहाँ पे सभी सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलेंगे, वहीं पे उनका डिसीजन होगा, वो उनका मेन ऑफिस हो गया था। टाउन्स इस तरह से डेवलप होने लगे कि वो लार्ज कैसल्स के चारों तरफ मतलब फैलने लगी। बिशप एस्टेट्स और लार्ज चर्चेस भी मतलब उन्हीं के चारों तरफ टाउन्स डेवलप होना शुरू हो चुके थे। अब लोगों ने क्या किया, सर्विस की जगह लोगों ने लॉर्ड को टैक्स पे करना शुरू कर दिया, मतलब पेमेंट पे करना शुरू कर दिया, और जो मतलब लैंड के जो मतलब कंट्रोल था वो लॉर्ड के पास ही था, और जो टाउन था जिसके ऊपर मार्केट लगता था उसका भी कंट्रोल लॉर्ड के पास था। तो उसके बदले में लॉर्ड को लोग टैक्स पे किया करते थे। टाउन्स ने मतलब एक प्रोस्पेक्ट ऐड किया कि सभी लोगों को पेड वर्क मिलेगा, यंग पीपल्स को पीजेंट्री से मतलब छुटकारा मिलकर फ्रीडम मिलेगी। एक सेइंग है, पॉपुलर सेइंग है मेडिवल यूरोप की, यहाँ पे कि टाउन एयर मेक्स फ्री। इसका मतलब हम खुद भी समझ सकते हैं कि टाउन के लोगों के मतलब जो लोग हवा है वो लोगों को फ्रीडम का एहसास दिलाती है। जो लोग मतलब जो सर्व हुआ करते थे, जो स्लेव्स हुआ करते थे, वो अपने मास्टर्स से छुप के निकल के भाग जाते थे, और वो 1 साल तक अगर अपने 1 साल और 1 दिन तक वो अपने मालिक से छुपे रहे, उनके मालिक ने उन्हें डिस्कवर नहीं किया, तो वो लोग फ्री मतलब लोग कहलाते थे, फ्री पीजेंट्स कहलाते थे। उसके बाद अब एक लार्ज नंबर ऑफ शॉपकीपर्स इमर्ज होने लगे, मर्चेंट्स आने लगे, और इसी की वजह से स्किल्ड इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होने लगी, जैसे कि लॉयर्स और बैंकर्स की। अब टाउन्स बड़े होते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 30,000 तक पहुंच गई, और इसी पॉपुलेशन को
फोर्थ ऑर्डर कहा जाने लगा। गुइल्ड्स बढ़ने लगी, मतलब गुइल्ड्स मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मेडिवल यूरोप की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होता था, क्राफ्ट इंडस्ट्री के लोग होते थे, उन्होंने अपनी खुद की गुइल्ड ऑर्गेनाइज कर ली। ये गुइल्ड क्या करती थी, क्वालिटी और प्राइस के और जो सेल की जो गुड्स होते थे, गुड्स के जो सेल होते थे उस पर कंट्रोल करती थी, उसको मतलब उसकी क्वालिटी को चेक करती थी, प्राइस को चेक करती थी, और किस तरह की सेलिंग हो रही है इस प्रोडक्ट की, इस गुड की, वो चेक किया करते थे। एक गुइल्ड हुआ करता था, गुइल्ड हॉल हुआ करता था, जहाँ पे सभी गुइल्ड्स के हेड मिला करते थे, मीटिंग होती थी उनकी वहाँ पे। ट्रेड और कॉमर्स के एक्सपेंशन की वजह से मर्चेंट्स ज़्यादा पावरफुल होते गए और वो लोग मतलब वेल्दी होते गए, पावरफुल होते गए, और उन लोगों ने नोबैलिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कैथेड्रल टाउन्स के बारे में। कैथेड्रल टाउन्स मतलब, कैथेड्रल मतलब जो बड़े बड़े जो चर्चेस थे 12th सेंचुरी ऑनवर्ड जो बनने लगे थे, उनका नाम कैथेड्रल्स, उनको कैथेड्रल्स बोला जाता था। ये फ्रांस में इनकी शुरुआत हुई थी बनना, उसके बाद ये मतलब धीरे धीरे हर जगह फैल गए, पूरे ऑल ऑफ द यूरोप फैल गए। कैथेड्रल्स ये मोनेस्ट्री को बिलोंग करते थे, कंप्लीटली मोनेस्ट्री का हिस्सा हुआ करते थे। सभी लोग इसके बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते थे, इसके कंस्ट्रक्शन में। कई लोग लेबर का कंट्रीब्यूशन करते थे, कई लोग मटेरियल देते थे, कई लोग मनी दे दिया करते थे। जो कैथेड्रल था वो स्टोन से, बड़े बड़े स्टोन से बनाया जाता था और उसको बनाने में कई साल लग जाते थे। एरिया जो कैथेड्रल के चारों तरफ था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड था, होने लगा था, और एक सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज भी बन चुका था कैथेड्रल टाउन्स सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज भी बन चुके थे, और इसी के चारों तरफ छोटे छोटे टाउन्स डेवलप होने शुरू हो गए थे। कैथेड्रल्स थे वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते थे कि जो प्रीस्ट की जो वॉइस है वो असेंबली हॉल में बैठे हर एक आदमी को अच्छे से सुनाई दे, और जो मंक्स की जो सिंगिंग है या फिर जो बेल्स की जो आवाज़ है वो दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे, मतलब कैथेड्रल टाउन्स के बाहर तक लोगों को सुनाई दे। जो कैथेड्रल्स में जो बड़े बड़े चर्चेज हैं उनमें स्टेन्ड ग्लासेस लगे होते थे विंडोज़ में, जो कि वो ग्लासेस इस तरह से बनाए गए थे, इस तरह से स्टेन किया गया था कि डे टाइम में अंदर की तरफ जो लोग बैठे हैं उनके लिए वो एक रेडिएंट एक्सपीरियंस हो, अंदर की तरफ एक अच्छा अच्छी फीलिंग आए और अच्छे से दिखे किस तरह से मतलब स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया है बाइबल की। और उसी तरह जब रात के टाइम पे बाहर के लोगों को जब टाउन तो क्या बोलते हैं चर्चेस के अंदर जो कैंडल्स जलती थी उसकी वजह से उस स्टेन ग्लास के ऊपर जो इमेजेस बनी वो क्लियरली दिखाई दे बाहर के लोगों को भी। स्टेन ग्लासेस पे स्टोरीज को नरेट किया गया था बाइबल की स्टोरीज को नरेट किया गया था पिक्चर्स के थ्रू, जो इलिटरेट, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं वो स्टोरी को समझ सकें। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन सा क्राइसिस, द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। इस समय हम पढ़ते हैं कि कौन सा एक क्राइसिस आया है 14th सेंचुरी के टाइम पे, कौन सा क्राइसिस आया। 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में ही यूरोप में जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन था वो स्लो हो गया था, एकदम से स्लो हो गया था, एकदम से गिरावट हो गई थी। 13th सेंचुरी के टाइम पे जो वार्म समर्स हुआ करते थे, पहले की तरह जो वार्म समर्स हुआ करते थे यूरोप में, वो धीरे धीरे वापस से कोल्ड समर्स में चेंज होने लगे। अब कोल्ड वापस आने लगा, ठंडी वापस आने लगी, और जो क्रॉप ग्रोइंग सीजन था वो 1 महीने से मतलब कम हो चुका था, इतना कम हो चुका था मतलब कि अब वो लोग क्रॉपिंग जो पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। स्टॉर्म्स थे, ओशनिक फ्लडिंग थी, उन लोगों ने बड़े बड़े फार्मलैंड्स मतलब इन प्रॉब्लम्स की वजह से फार्मलैंड्स तबाह होने लगे थे, डिस्ट्रॉय होने लगे थे, और गवर्नमेंट को टैक्स की जो इनकम होती थी, टैक्स से जो इनकम होती थी वो भी रिड्यूस हो चुकी थी। पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी उसकी वजह से रिसोर्सेज में शॉर्टेज आने लग गया था, और इसका जो इमीडिएट रिजल्ट था वो फेमाइन होता था और फेमाइन आने लग गया था। ट्रेड बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, सीवियर शॉर्टेज, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया की जो सिल्वर माइंस थी उनमें मेटल एग्जॉस्ट हो चुका था, कंप्लीटली सिल्वर ख़त्म हो चुका था। इसी की वजह से मेटल मनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और ट्रेड बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज हुआ था ट्रेड को। इसकी वजह से ट्रेड में शॉर्टेज हुआ था, हिट पड़ा था ट्रेड को। शिप्स तो जो जिन शिप्स से ट्रेड होता था वो अलग अलग जगह से रैट्स को लेकर आ गए, मतलब उनमें रैट्स छुप छुप के आ गए जो कि अलग अलग तरह की बीमारियां लेकर आए, जैसे डेडली ब्यूबोनिक प्लेग, एक इन्फेक्शन जिसे कि ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब बहुत लोगों की डेथ हुई, ब्लैक डेथ, इसका नाम ही इसलिए रखा गया है ब्लैक डेथ। इसकी वजह से पॉपुलेशन में बहुत गिरावट आई थी, बहुत लोगों की डेथ हुई थी। इस कैटास्ट्रॉफ की वजह से मतलब इस कैटास्ट्रॉफ को इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ जोड़ दिया गया। मतलब जोड़ा कैसे, ये कैटास्ट्रॉफ चल रहा था ब्लैक डेथ वाला, साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया। इसी की वजह से सोशल डिसऑर्डर क्रिएट हुआ बहुत ज़्यादा,
और सीरियस इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पूरा डाउन चला गया और मैन्युफैक्चरिंग भी डाउन चली गई। अब इसकी वजह से सोसाइटी में जो था वो एक अनरेस्ट किस तरह से क्रिएट हुआ, ये हुआ कि जो इनकम थी लॉर्ड की वो रैपिडली डाउन होने लगी थी। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे वो भी प्राइस ऊपर चली गई, तो इसकी वजह से लॉर्ड्स की इनकम भी डाउन हो गई थी, लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे। अब वेजेस जो थी वो एकदम से बढ़ गए थे लोगों के, क्योंकि पॉपुलेशन डाउन हो रही थी तो वेजेस बढ़ चुके थे। और इस डेस्परेशन की वजह से लॉर्ड्स ने क्या किया कि उन लोगों ने मनी कॉन्ट्रैक्ट्स को गिव अप करके जो पहले लेबर सर्विस चलती थी पहले पीजेंट क्लास वाली, वो शुरू करने की ट्राई की, उन्होंने कोशिश की फोर्सफुली। और इसका अपोजिशन उन्हें पीजेंट्री की क्लास से देखने को भी मिला, क्योंकि अब पीजेंट्री क्लास थी वो वेल एजुकेटेड थी, बेटर एजुकेटेड थी और ज़्यादा थोड़ा बहुत उनके पास अच्छा खासा पैसा भी आ चुका था, क्योंकि हमने देखा कि बैंकर्स जो क्लास थी, जो फोर्थ ऑर्डर था, वो भी प्रॉस्परस हो चुका था। पीजेंट्स ने फ्लैंडर्स में 1323 में रिवॉल्ट कर दिया, यहाँ पे दे रखा है कि फ्लैंडर्स में 1323 में रिवॉल्ट कर दिया था। फ्रांस में 1358 में और 1381 में इंग्लैंड के अंदर इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था। और इस रिवॉल्ट को वैसे तो क्रश बहुत ही रूथलेसली किया गया, लेकिन ये इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली, जो ब्रूटल इंटेंसिटी थी क्रशिंग की, वो हमें उन एरियाज में देखने को मिली जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस हुई थी, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी चल रही थी, वहाँ पे इस तरह की क्रशिंग अच्छे से देखने को, जो अच्छी क्रशिंग लोगों की जो रूथलेस क्रशिंग थी, रिवॉल्ट की जो रूथलेस क्रशिंग थी वो देखने को मिली। ये एक तरह का साइन था कि किस तरह से जो लोगों ने, पीजेंट क्लास ने जो इतनी मुश्किल से अपनी एक जगह बनाई है सोसाइटी में, पेड सोसाइटी इस तरह की सोसाइटी में उन्होंने वेजेस को क्रिएट किया, पुरानी जो प्रीवियस सेंचुरी से चलती आ रही पीजेंट्री क्लास के अंदर इतने चेंजेस क्रिएट किए, उसके खिलाफ थे अब वो लोग। किस तरह से वो लोग अपना एक स्टैंड ले रहे थे उस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है। जो पीजेंट्स का जो एग्रेशन था उसकी वजह से ओल्ड फ्यूडल जो ऑर्डर था वो तो आ ही नहीं सका, वो रीइंस्टॉल कर ही नहीं पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा अपोजिशन जो देखने को मिला था। इसकी वजह से जो थे लेकिन फिर भी लॉर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने रेबेलियंस को क्रश कर दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की। और लेकिन फिर भी अब उन्होंने रेबेलियंस को क्रश कर दिया, लेकिन फिर भी ओल्ड फ्यूडल प्रिविलेजेस वापस सोसाइटी में नहीं रीइंस्टॉल कर पाए वो लोग। अब हम देखेंगे किस तरह के पॉलिटिकल चेंजेस 15th और 16th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट जो पॉलिटिकल स्फीयर में हो रहा था वो एकदम सोशल स्फीयर के एकदम पैरेलल चल रहा था। 15th और 16th सेंचुरी में कई तरह के रूलर्स का ट्रायम्फ हुआ, इमर्जेंस हुआ यूरोप के अंदर, और इसने सोशल चेंजेस को एकदम स्टिमुलेट कर दिया था 13th और 14th सेंचुरी के, क्योंकि अब फ्यूडल सोसाइटी तो एकदम वीक हो चुकी थी। इसकी वजह से एक न्यू पावरफुल स्टेट बनना शुरू हो चुका था, इकोनॉमिक चेंजेस होने लगे थे और यूरोप कई तरह के चेंजेस से गुजरने लगा था। हिस्टोरियंस ने इन किंग्स को एक न्यू मोनार्क के रूप में कहा है, द न्यू मोनार्क कहा है, जैसे कि किंग हो गए किंग 11 लुइस 11 फ्रांस के, मैक्सिमिलियन ऑस्ट्रिया के, हेनरी 7 इन इंग्लैंड और इसाबेला एंड फर्डिनेंड इन स्पेन। ये एब्सोल्यूट मोनार्क्स के एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे हिस्टोरियंस की तरफ से। उन्होंने एक तरह की प्रोसेस शुरू की जिसमें वो एक स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट कर रहे थे, एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी थी और नेशनल टैक्सेशन शुरू कर दिया था। स्पेन और फ्रांस ने अपना खुद का ओवरसीज एक्सपेंशन भी शुरू कर दिया था। इसी की वजह से मोनार्क्स ने अपना खुद का एक जो पहले क्या, जो मोनार्क्स ने उस सिस्टम को तो कम्प्लीटली डिस्पेंस कर दिया जो कि फ्यूडल लेवीज वाला था, अब वो लॉर्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि उनके पास खुद की अब आर्मी थी जो कि वेल प्रोफेशनली ट्रेंड थी, इन्फेंट्री इक्विप्ड थी, उनके पास खुद की गन्स होती थी, सीज आर्टिलरी होती थी और वो डायरेक्ट किंग के कंट्रोल में रहती थी। इसकी वजह से वो लॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे किंग्स। अब नोबैलिटी ने भी अपनी जब पोजीशन गायब होते हुए देखी कि उन्होंने अब हमारे प्रिविलेजेस आने वाला, तो उन्होंने भी रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो किंग की मिलिट्री से कैसे झगड़ते, किंग के पास एक अच्छी खासी एफिशिएंसी थी, मिलिट्री एफिशिएंसी, इसकी वजह से किंग ने उनके उस रेजिस्टेंस को क्रश कर दिया। सेंट्रलाइज जो पावर थी वो ऐसे क्रिएट हुई कि वेल स्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी से कन्फ्रंटेशन तो चल ही रहा था, लेकिन नोबैलिटी ने एक तरीका ढूंढ लिया कि वो इस तरह के ओपोनेंट में रहने, अपोजिशन में रहने के बजाय वो लोग इस न्यू रेजिम के लॉयल्स क्यों नहीं बन जाते हैं, क्योंकि जब वो लॉयल्स बन जाएंगे तो उन्हें उनके खुद के प्रिविलेजेस वापस मिल जाएंगे। तो जो किंग्स थे
वो मतलब सेंटर में थे, एकदम इस सोसाइटी के एकदम सेंटर में चले गए थे, और इसकी वजह से एक न्यू नेटवर्क क्रिएट हुआ जिसे कि पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप कहा जाने लगा। सभी जो रूलर्स थे, पावरफुल हो गए या फिर वीक रूलर्स हो गए, उनको असिस्टेंस चाहिए होता था, मतलब ताकि वो पावर को कंट्रोल कर सके। और इनका जो मेन मोटिव वो ये था कि वो मनी असिस्टेंस चाहिए उनको, क्योंकि आर्मी तो उनके पास खुद की थी, अब आर्मी को कंट्रोल करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो मर्चेंट्स और जो बैंकर्स थे, जो कि 4th क्लास थी, वो अब इस जगह पे आई, मतलब वो इस जगह पे खुद का स्टैंड ले पाई, क्योंकि अब उनके पास पैसा था, तो वो किंग को मनी लैंड कर सकती थी, और इसकी वजह से वो किंग की मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी। इसकी वजह से उन लोगों को रॉयल कोर्ट में डायरेक्ट इजी एक्सेस मिल चुका था, मतलब नोबेलिटी की तरह नहीं, नोबल्स तो थोड़ा बहुत ट्राई कर ही रहे थे, लेकिन इस 4th ऑर्डर को भी अपने खुद की एक स्पेस बनाने को मिल गई कोर्ट के अंदर। जो किंग्स थे उन्होंने नॉन फ्यूडल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, मतलब स्टेट स्कीम में एक बनाया, नॉन फ्यूडल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाए, और जो लेटर हिस्ट्री थी, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की जो लेटर हिस्ट्री क्रिएट हुई, जो लेटर हिस्ट्री थी फ्रांस और इंग्लैंड की, वो इन चेंजेस की वजह से शेप हो पाई, मतलब इन चेंजेस के ऊपर ही डिपेंडेंटली शेप हुई, और पावर स्ट्रक्चर इसी चीज़ पे बेस्ड था। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स का। ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करूँ। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।